दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आपके लिए लगातार आप देख सकते हो कि आपके सबसे पहले इकोनॉमिक्स के वन शॉट आ चुके हैं, अब ओसीएम के वन शॉट आना चालू हो चुके हैं, एसपी के ऑलरेडी वन शॉट रेडी है। और साथ ही साथ अभी मैं बात करूं तो ये आपका सेकंड चैप्टर है जो आपके यूनिट टेस्ट में आने वाला है। इसके बाद जो बीके के वन शॉट जो है आपको आना क्या शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं जब आपके लिए इतनी चीजें आ रही है तो यार प्लीज सपोर्ट कर दो, थोड़ा सा प्यार दिखा दो ताकि मोटिवेशन और बढ़ जाए और हम लेकर आ जाए आपके लिए। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे कुछ लोग जो है कमेंट कर रहे हैं कि सर नोट्स नहीं मिल रहे, तो नोट्स भैया टेलीग्राम चैनल पे है, टेलीग्राम चैनल पे आप जाके चेकआउट करो, वहां पे आपको चीजें जो है खुद ब खुद मिलेंगी और उसे ज्वाइन कर लो। क्योंकि यहाँ पे हम बहुत सारी जो एक्टिविटीज है, बहुत सारी नई नई चीजें हम क्या टेलीग्राम चैनल पे चालू करने वाले, जिससे आपकी जो स्टडीज है वो क्या कंप्लीट क्या किए जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस चैप्टर से। हमारे चैप्टर का नाम क्या है भैया? ट्रेड है। ट्रेड क्या नाम है? ट्रेड ट्रेड ट्रेड। ट्रेड का मतलब क्या सुना था हमने? द बाइंग एंड द सेलिंग ऑफ द कमोडिटीज इन एक्सचेंज ऑफ मनी इज नोन एज ट्रेड। तो यही चीज लिखा, देखो मैं गलत नहीं होता यार। देखो ट्रेड का मतलब क्या होता है? एक प्रोसेस होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। समझ में आ गया? तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आपका ट्रेड बोलते हैं। ट्रेड बेसिकली किया क्यों जाता है? ट्रेड आपके आपके पैसे कमाने यानी प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से क्या किया जाता है। समझ में आ गया? ट्रेड क्या काम करता है? ट्रेड एक लिंक की तरह होता है। प्रोड्यूसर क्या करता है? प्रोड्यूसर बनाता है, उसको कंज्यूमर तक पहुंचाने वाला काम है कौन है? कौन करता है? ये आपका जो ट्रेड होता है ये करता है। और ट्रेड जो है आपके कैटेगरीज में डिवाइड है। देखो दो तरह के ट्रेड होते हैं, एक आपका इंटरनल ट्रेड होता है और एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड मतलब क्या होता है सर? इंटरनल ट्रेड मतलब दोस्तों जब हमारे देश के अंदर ही ट्रेड होगा। तो जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं महाराष्ट्र में रहता हूं, महाराष्ट्र के से मैं राजस्थान में सामान बेच रहा हूं, तो ये मेरे देश के अंदर ही है, तो ये इंटरनल ट्रेड हुआ। मैं बोईसर में रहता हूं, बोईसर से पालघर सामान बेच रहा हूं, ये इंटरनल ट्रेड हुआ। मैं बोईसर रहता हूं, बोईसर से मुंबई भेज रहा हूं, तो ये क्या होगा? इंटरनल ट्रेड। मतलब ऐसी कोई भी ट्रेडिंग एक्टिविटी जो सिर्फ देश के बाउंड्री के अंदर ही की जाएगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आपका इंटरनल ट्रेड क्या बोलते हैं। अब एक्सटर्नल ट्रेड किसको बोलते हैं? एक्सटर्नल ट्रेड जब एक देश का जो बिजनेसमैन है दूसरे देश के बिजनेसमैन से जब ट्रेड करता है तो उसको हम लोग एक्सटर्नल ट्रेड बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आई एम लिविंग इन महाराष्ट्र, मैं मुंबई मैं इंडिया में रहता हूं और मैं जो ट्रेड कर रहा हूं मैं आपके यूएस के क्लाइंट से मैं ट्रेड कर रहा हूं, तो ये क्या होगा? इंटरनेशनल ट्रेड होगा। क्यों? क्योंकि जो ट्रेड की एक्टिविटी ये दो अलग अलग देश के बीच में हो रही है ना, तो इसको हम लोग एक्सटर्नल। देखो इंटरनल मतलब क्या हो गया? यहां पे देखो जहां चुम छू मारकर ऐसे आता हमारा। देखो अब जब तक मैं ये मेरा देश है, इस देश के अंदर मैं जब तक ट्रेड कर रहा हूं तो ये क्या हो गया? इंटरनल, क्योंकि मैं अंदर ट्रेड कर रहा हूं। अब ये देश है, ठीक है, दूसरा देश है, अब इस देश से मैं क्या बाहर निकल के ट्रेड कर रहा हूं यानी दूसरे देश के साथ ट्रेड कर रहा हूं, तो ये मेरा क्या होगा? एक्सटर्नल ट्रेड होगा। क्या होगा? एक्सटर्नल ट्रेड होगा। इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होंगी। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो आपके ट्रेड दो टाइप के, एक आपका इंटरनल ट्रेड आपके दो टाइप के एक्चुअली, एक होलसेल ट्रेड है और एक रिटेल ट्रेड है। तो चलो सीधे सीधे चलेंगे, सीधी सीधी आगे बात करेंगे और प्यार से हम लोग काम करेंगे। समझ में आ गया? अब यहां में मैंने क्या बताया आपको कि अब जो ट्रेड होता है, ट्रेड की एक्टिविटी में आपको क्या चाहिए रहता है? एक सप्लाई चेन चाहिए रहता है जो प्रोड्यूसर से सामान जो है अल्टीमेट कंज्यूमर तक क्या पहुंचा सके। तो सप्लाई चेन क्या होता है? प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चर होता है, ये छोटा सप्लाई, ये बेसिक सप्लाई चेन दिया। प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चर रहता है, वो गुड्स किसको बेचता है? होलसेलर को। होलसेलर किसको बेचता है? रिटेलर को। रिटेलर किसको बेचता है? कंज्यूमर को तक। तो इस तरह से क्या होता है? आपका जो सामान क्या पहुंचता है। अब होलसेल ट्रेड क्या होता है? देखो यहीं पे क्या है, जब गुड्स क्या हो जाते हैं लार्ज क्वांटिटी में क्या किए जाते हैं? खरीदे जाते हैं। जब कभी भी गुड्स लार्ज क्वांटिटी में क्या खरीदा जाएगा? किससे खरीदा जाएगा? मैन्युफैक्चरर से। मैन्युफैक्चरर मतलब कौन? जो गुड्स बनाता है उसको मैन्युफैक्चरर बोलते हैं या फिर उसको प्रोड्यूसर भी बोलते हैं। किसके लिए? आपके रीसेल पर्पस के लिए। क्या रीसेल? किसको बेचने के लिए? रिटेलर को बेचने के लिए। तो उस तरह की एक्टिविटी को हम लोग होलसेल ट्रेड बोलते हैं। मतलब क्या हो गया? देखो होलसेल ट्रेड एक ऐसी एक्टिविटी जहां पे एक लार्ज क्वांटिटी ऑफ कमोडिटीज क्या की जाती है? परचेस की जाती है। किससे? आपके होलसेल, आपके प्रोड्यूसर से या फिर मैन्युफैक्चरर से, इस मोटिव से कि वो जो कमोडिटी मैंने परचेस की उसको मैं रिटेलर को बेचूंगा। क्या? रिटेलर को बेचूंगा। तो इसकी एक्टिविटी को हम लोग क्या बोलते हैं? आपका होलसेल ट्रेड क्या बोलते हैं। समझ में आ गया? अब जो बंदा होलसेल ट्रेड करता है उसको होलसेल ट्रेडर बोला जाता है या फिर होलसेलर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? होलसेलर बोला जाता है। अब होलसेलर जो है मैंने बताया जो कमोडिटीज है वो मैन्युफैक्चरर से खरीदता है और रिटेलर्स को क्या बेचता है। समझ में आया? तो होलसेलर एक बायर भी है और एक सेलर भी है। बायर क्यों? क्योंकि वो मैन्युफैक्चरर से खरीदता है। सेलर क्यों? क्योंकि वो रिटेलर को क्या बेचता है। समझा? इतनी चीजें कुछ डाउट नहीं होगा मेरे ख्याल से। अब यहां पे देखते हैं, अब यहां पे डेफिनेशन है। तो अकॉर्डिंग टू एवलिन थॉमस, अब एक ट्रू होलसेलर इज हिमसेल्फ नाइदर मैन्युफैक्चरर नॉर रिटेलर। क्या? अ ट्रू wholesaler is himself neither a manufacturer nor a retailer but act as a link between two.
ये क्या है, आपका क्या काम करता है, ना तो ये मैन्युफैक्चरर ना तो ये रिटेलर है, बट उन दोनों के बीच में क्या लिंक काम करता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये वाली जो डेफिनेशन, ये वाली डेफिनेशन की आपको लर्न करनी चाहिए। अब यहाँ पे फीचर्स की हम लोग बात करेंगे। देखो फीचर्स क्या है, बहुत इजी है, कुछ नहीं, मैं जो पॉइंट्स अंडरलाइन कर रहा हूँ वो ध्यान रखते हो। होलसेलर किससे गुड्स प्रोड्यूस करता है, आपके प्रोड्यूसर से, परचेसेस गुड्स, ठीक है। किससे गुड्स प्रोड्यूस करता है, आपके होलसेलर से प्रोड्यूस करता है लार्ज क्वांटिटी में, ठीक है। होलसेलर क्या करता है, रिस्क लेता है, एक बहुत बड़ा रिस्क लेता है आपके डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोसेस में, सामान स्टोर करके रखेगा, प्राइस गिरने के चांसेस रहते हैं, ऐसे बहुत सारे क्या रिस्क होता है, वो क्या स्टोर करके रहता है, सामान खराब होने के चांसेस होते हैं। अब होलसेलर क्या होता है, एक या फिर एक से ज्यादा तरीके के गुड्स में क्या करेगा, आपका डील करता है। होलसेलर हो सकता है कि आपके चिप्स में डील करे, तो होलसेलर हो सकता है आपके जूसेस में डील कर सके, लेकिन कभी भी वो एक या फिर एक से दो, उससे ज्यादा आपके कमोडिटीज में कभी भी क्या डील नहीं कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है उसको ज्यादा होती है, क्योंकि कमोडिटी क्या करता है, वो लार्ज नंबर पे परचेस करता है, सही बात है। तो पैसा भी ज्यादा लगेगा, फिर उनको स्टोर भी करना रहता है, ट्रांसपोर्टेशन भी करना रहता है, ठीक है। अब होलसेलर क्या प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन कर रखता है। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपके बिजनेस में कभी भी जो गुड्स एंड सर्विसेज होती है, उसकी जो प्राइसेस होते हैं वो डिमांड और सप्लाई पे क्या डिपेंड करते हैं, कि डिमांड और सप्लाई के फैक्टर पे क्या है। तो यहाँ पे होलसेलर क्या एज अ प्राइस स्टेबिलिटी भी क्या काम करता है। मैन्युफैक्चरर को क्या डायरेक्ट इंफॉर्मेशन मिलती है मार्केट की, कि किससे, होलसेलर से, क्यों, क्योंकि होलसेलर के डील करते हैं रिटेलर से, रिटेलर से वो इंफॉर्मेशन लेता है मार्केट की और किसको देता है, आपके मैन्युफैक्चरर को देता है। तो मैन्युफैक्चरर उस हिसाब से क्या मॉडिफिकेशन क्या कर सकता है अपनी कमोडिटीज में, क्लियर हो गया। अब होलसेलर जो गुड्स होता है वो रिटेलर को देता है, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो लाएगा 100, तो 100 के 100 रिटेलर को नहीं देगा, हो सकता है एक रिटेलर उसको 10 चाहिए रहेगा, 5 क्वांटिटी चाहिए रहेगी, 3 क्वांटिटी चाहिए रहेगी, तो उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देता है। अब ये साथ ही साथ परफॉर्म क्या करता है, फंक्शंस परफॉर्म करता है, जैसे मार्केटिंग फंक्शन हो गया, असेंबलिंग का हो गया, गुड्स को स्टोर करके रखने का। पैसा भी देता है आपके प्रोड्यूसर को, क्या देता है, पैसा भी देता है एडवांस में कि वो मैन्युफैक्चरिंग कर सके, एडवर्टाइजमेंट भी करता है, पैकिंग में भी काम करता है, ग्रेडिंग में भी काम करता है, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के भी काम क्या करता है, ठीक है। अब यहीं पे अगर मैं बात करूं, आपका क्या है, अब सर्विसेज देता है। अब होलसेलर जो रहता है वो 2 लोगों को सर्विसेज देता है, किसको, मैन्युफैक्चरर को, रिटेलर को। यहां से लिंक किसके बीच में काम करता है, मैन्युफैक्चरर और रिटेलर के बीच में, तो दोनों को ही सर्विसेज देता है। क्या देता है, सबसे पहली चीज ये क्या करता है, आपके मैन्युफैक्चरर को लार्ज परचेज वाली सर्विस देता है, जहां पे ये लार्ज क्वांटिटी में गुड्स खरीदता है मैन्युफैक्चरर से, और क्या उसको रिटेलर को क्या सेल करता है। जैसे जैसे ऑर्डर आता रहता है वैसे वैसे वो उतनी क्वांटिटी का आपके मैन्युफैक्चरर से क्या प्रोड्यूस खरीदता क्या जाता है, ठीक है। स्टोरेज, अब होलसेलर क्या करता है, होलसेलर का खुद की एक गोडाउन होती है, स्टोरेज फैसिलिटी होती है, जो कहीं ना कहीं आपका जो गैप होता है किसके बीच में, एक प्रोडक्शन के बीच में और कंजप्शन के बीच में, उसको क्या फुलफिल करता है। प्रोडक्शन हो गया तो वो होलसेलर लाएगा, सामान रखेगा, अपने पास रखेगा, जब कंजप्शन यानी जब उसको बेचना रहेगा तब वो क्या बेचता है, तो यहां तब तक जब तक नहीं बिकता तब तक वो अपने गोडाउन में क्या उसको भर के रखते हैं, या फिर वेयर हाउस में क्या स्टोर करके क्या रखता है, ठीक है। फिर ट्रांसपोर्टेशन, अब होलसेलर क्या करता है, खुद का ट्रांसपोर्ट यूज करता है आपके जो गुड्स को क्या डिलीवर करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह आपके प्रोडक्शन से, समझ में आ गया। क्योंकि प्रोडक्शन जो होता है वो आपके एक ही जगह पे होगा, सही बात है, लेकिन जो कस्टमर्स होते हैं वो अलग अलग जगह स्कैटर रहता है, सही बात है। तो होलसेलर क्या करेगा, मैन्युफैक्चरर से सामान उठाएगा, अपने पास रखेगा, उसकी जो रिटेलर रहेंगे उनको क्या करता है, सामान का सप्लाई करता है, कभी कभी रिटेलर खुद भी लेके जाता है। फाइनेंशियल असिस्टेंस, अब होलसेलर क्या रहता है, आपके जो अमाउंट होते हैं वो क्या एडवांस में भी पे करता है, किसको, मैन्युफैक्चरर को, ठीक है, जो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरर को हेल्प करता है क्या गुड्स क्या प्रोड्यूस करने में कम से कम टाइम में ज्यादा, समझ में आ गया। प्रोवाइड मार्केट इंफॉर्मेशन, ऑलरेडी मैंने बताया, मैन्युफैक्चरर को इंफॉर्मेशन कौन देता है, होलसेलर देता है कि मार्केट में कस्टमर्स की नीड ये, मार्केट में ये फ्लो हो रहा है, ये चल रहा है, ये नहीं चल रहा है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैन्युफैक्चरर कौन देता है, आपका होलसेलर देता है। रिस्क बेयर करता है, ठीक है, आपको पता है कि बिजनेस में बहुत सारा रिस्क होता है, फाइनेंस को लेकर रिस्क बेयर करता है, स्टोर करता है बड़ी बड़ी क्वांटिटी, हो सकता है कि जब स्टोर कर रहा हो, स्टोर करते टाइम कुछ खराब हो जाए तो उसको लॉस किसको मिलेगा, उसका जो लॉस मिलेगा आपको होलसेलर को मिलेगा। फिर मार्केटिंग फंक्शंस भी परफॉर्म करता है, ठीक है, जैसे वेयर हाउसिंग करना, एडवर्टाइजमेंट करना, फिर सेल्स प्रमोशन करना किसके बिहाफ पे, आपके मैन्युफैक्चरर के बिहाफ से, तो ये सारे काम वो क्या करता है, क्लियर हो गया। अब रिटेलर को क्या सर्विस देता है, देखो, अब गुड स्टॉक करके रखता है, सही बात है, तो रिटेलर को जैसा चाहिए वैसा थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में क्या लेकर जा सकता है, जितना मांगेगा उतना क्या उसको मिलेगा। रेगुलर सप्लाई है, अब इतना गुड स्टोर करके रखता है भाई हमारा होलसेलर
कि रिटेलर आ जाए, उसमें 5 किलो खरीदा, कल आया 10 किलो खरीदा, फिर आया 15 किलो, तो उसको सप्लाई कभी रुकने वाला है क्या? सप्लाई कभी रुकने वाला नहीं। रिटेलर को वो जब भी आएगा होलसेलर के पास, उसको उतना सामान क्या मिलेगा, रिस्क बेयर करता है। ठीक है, अब होलसेलर क्या करता है, जो प्राइस का होता है मार्केटिंग में, मार्केट में जो अप डाउन होते हैं, बड़े बड़े स्टॉक करके रखना, तो ये क्या होता है, ये सब करके रखता है, जिससे जो रिटेलर होता है वो फ्री होता है। अब मार्केट में दाम कम ज्यादा हुआ तो उसको टेंशन लेने की जरूरत है क्या? उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने ऑलरेडी होलसेलर से सामान खरीदा। तो अगर वो ज्यादा क्वांटिटी में खरीदता नहीं रिटेलर, ठीक है, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में खरीदेगा। जब थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में खरीदता है तो जितना जरूरत होता है उतना ही लेके जाता है, तो उसको उतना रिस्क लेने को नहीं मिलता। फिनेंशियल सपोर्ट मिलता है, तो कई बार जो होलसेलर होता है उसको उधारी पे दे देता है सामान, कई बार तो क्या होता है आपका डिस्काउंट दे देगा जब पूरा पैसा दे देगा, तो यहाँ पे उसको वर्किंग कैपिटल वाला जो इफेक्ट रिटेलर को वो अच्छा खासा क्या मिल जाता है। अब मार्केट इंफॉर्मेशन देगा, अब होलसेलर रिटेलर को सिखाएगा कि ये सामान को इस तरह से बेचना है, इसको इस तरह से यूज किया जाता है, इसको इस ये मार्केट में ज्यादा चल रहा है, सामान को इस तरह से खरीदना है, ये सारी चीजें क्या आपका रिटेलर को क्या होलसेलर का गाइड करता है। सेल्स प्रमोशन अब होलसेलर क्या करता है, एडवर्टाइजमेंट करता है, साथ ही साथ प्रमोशन करता है, किसका, गुड्स का, जो रिटेलर को हेल्प करेगा और उसकी सेल्स को भी बढ़ाने में क्या हेल्प करता है। क्लियर हो गया, इतनी चीजें क्लियर, इसमें मेरे ख्याल से कुछ भी आपको डाउट जो नहीं होगा। अब यहाँ पे रिटेल ट्रेड की बात करते हैं। आप जब कभी भी गुड्स जो होंगे, जब कभी भी गुड्स होंगे आपकी छोटी क्वांटिटी में खरीदे जाएंगे, किसके लिए, आपके अल्टीमेट कंज्यूमर के, किसके द्वारा, आपके होलसेल के द्वारा, ठीक है, होलसेलर से खरीदे जाएंगे। जब कभी भी जो क्वांटिटी है, क्या छोटी छोटी क्वांटिटी सामान के खरीदे जाएंगे आपके कंज्यूमर के लिए होलसेलर से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका रिटेल ट्रेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिटेल ट्रेड। अब जो बंदा जो ये रिटेल ट्रेड करता है उसको हम लोग रिटेलर बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब यहां पे बात करेंगे, अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे आपका सबसे इजी जो डेफिनेशन है ऑक्सफोर्ड वाला याद कर लो, रिटेल इज अ सेल ऑफ गुड टू द पब्लिक। रिटेल इज द सेल ऑफ गुड टू द पब्लिक इन रिलेटिवली स्मॉल क्वांटिटी फॉर यूज और द कंजप्शन रादर देन फॉर रीसेल। समझ में आ गया, तो ये वाला डेफिनेशन आप लर्न कर सकते हो। अब फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहां पर रिटेलर क्या है, एक लिंक है होलसेलर और कंज्यूमर के बीच में। ठीक है, देखो होलसेल और कंज्यूमर के बीच में जो लोकल मार्केट में क्या ऑपरेट करता है, साथ ही साथ ये जो रहता है ये बहुत अलग अलग वैरायटी ऑफ गुड्स में क्या करता है, डील करता है। इसका जो रिलेशन होता है कंज्यूमर से वो अच्छा रिलेशन क्या करता है, इस्टेब्लिश करता है। साथ ही साथ लेस रिस्क क्या बेयर करता है। अगर होलसेल और रिटेलर को कंपेयर करें तो लेस रिस्क कौन कंपेयर करता है, आपका बेयर करता है, आपका जो ये रिटेलर होता है वो कंपेयर करता है। समझ में आ गया। अब यहां पे देखेंगे रिटेलर क्या होता है, लिंक होता है किसके बीच में, होलसेलर और कंज्यूमर के बीच में। ये लोकल मार्केट ऑपरेट करता है। ठीक है, रिटेलर जो रहता है वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स में और स्मॉल क्वांटिटी में क्या डील करते हैं। इन्वेस्टमेंट जो रहता है वो क्या रहता है, लिमिटेड रहता है, ज्यादा रहता है क्या नहीं, क्योंकि छोटी छोटी क्वांटिटी में डील करता है। और यहाँ पे लेस रिस्क और लो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट क्या ये अर्न करता है होलसेलर के कंपैरिजन में। क्यों, क्योंकि सामान कम खरीदता है तो प्रॉफिट भी कम होगा, होलसेल सामान ज्यादा खरीदता है तो प्रॉफिट भी ज्यादा, रिस्क भी ज्यादा। क्लियर हो गया, इतनी चीजें क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे होलसेलर को क्या करता है। सबसे पहली चीज ये एज अ कनेक्टिंग लिंक काम करता है, ये आपके होलसेलर और कंज्यूमर के बीच में एज अ लिंक काम करता है। हेल्प्स टू डिस्ट्रीब्यूट, अब रिटेलर जो रहता है कहीं ना कहीं होलसेलर की मदद करता है कि वो सामान जो है आपके कंज्यूमर तक क्या पहुंचा सके। जैसे पेरिशेबल प्रोडक्ट्स होते हैं जो जल्दी खराब हो सकते, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, पल्सेस, तो ये सब आपके कंज्यूमर तक रिटेलर के थ्रू ज्यादा जल्दी क्या पहुंचते। मार्केटिंग, अगर होलसेलर मार्केटिंग नहीं कर पाता है, मार्केटिंग फंक्शन, तो रिटेलर जो रहता है वो क्या कंडक्ट करता है। साथ ही कई बार जो रहता है गुड्स वो खुद ट्रांसपोर्ट करता है। और यहाँ पे जो प्रॉब्लम है आपके एडवर्टाइजमेंट की, जो शॉर्टेज होती है एडवर्टाइजमेंट की आपके सेल्स को बढ़ाने के लिए, उसको फुलफिल कौन करता है, आपका रिटेलर क्या कभी कभी कर देता है। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, साथ ही साथ अब होलसेलर जो मैन्युफैक्चरर को इंफॉर्मेशन देता है वो कलेक्ट किससे करता है, वो रिटेलर से करता है कि भैया मार्केट में ये लोग इसको प्रेफर करें, ये अच्छा लग रहा है इनको, ये बुरा लग रहा है, तो ये प्रोडक्ट के बारे में ये सारी चीजें क्या बताता है। अट्रैक्ट कंज्यूमर, कंज्यूमर को क्या अट्रैक्ट करता है, क्या प्रोडक्ट के बारे में क्या एडवर्टाइज करके। ठीक है, जिससे क्या होता है कहीं ना कहीं होलसेलर को इजी होता है कि अपना प्रोडक्ट क्या बेचने में। क्लियर हो गया। क्रिएट डिमांड, अब पर्सनल सेल्समैनशिप, अब कंज्यूमर जो रिटेलर होता है वो क्या होता है पर्सनली हर एक से मिलता है, सही बात है। तो पर्सनल सेल्समैनशिप क्या अपना ये इस्टेब्लिश करता है, जहां पे कंज्यूमर का जो अटेंशन है वो नए गुड्स की तरफ, नई सर्विसेज की तरफ क्या लेकर जाता है और वहां पे उसकी सेल्स क्या बढ़ाने की क्या कोशिश क्या करता है। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं बताऊं तो यहां पे मैं बस आपको एज अ वन शॉट आपको चीजें दे रहा हूं, इतनी डिटेल में नहीं बता रहा हूं मैं। ठीक है, बस आपको कंसेप्ट रिवाइज करवा रहा हूं फटाफट, ताकि आपको जो चीजें क्या अच्छे से मिल जाए। ठीक है,
अब कंज्यूमर को क्या सर्विस देता है, रेगुलर सप्लाई रहता है गुड्स का। आप स्टोर में कभी भी जाओगे, जो भी सामान चाहिए आपको वो तुरंत मिलता है, कभी रुकने की जरूरत नहीं। लोकल कन्वीनियंस, ये ज्यादातर जो शॉप्स होते हैं रिटेलर के, वो आपके जो रहते हैं लोकल के हिसाब से रहते हैं। अगर लोग दोपहर में ज्यादा आते सामान के तो दोपहर में शॉप अवेलेबल रहेगा, मॉर्निंग में अगर सुबह जल्दी चाहिए तो सुबह जल्दी दुकान खुल जाता है, तो ये उनके हिसाब से रहता है। ठीक है, होम डिलीवरी, कई बार जो रिटेलर्स होते हैं आपकी डिलीवरी जो है घर तक कर देते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट कर देते हैं। ठीक है, कोई भी उसका एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेते। कभी कभी बहुत सारे वैरायटी ऑफ गुड्स, आप रेसिडेंशियल एरिया में रहता है तो गेहूं, चावल, टूथपेस्ट, नमक सब कुछ रखता है आपका ये जो रिटेलर होता है, वो कभी एक या फिर कुछ कमोडिटीज में डील नहीं करता है। क्रेडिट फैसिलिटी, तो कई बार ये अपने कंज्यूमर्स को क्या देता है, उधारी पे भी सामान देता है, महीना पूरे होने पे क्या लेता है, ये उनसे क्या पैसा लेता है। आफ्टर सेल सर्विस, जैसे कई बार क्या होता है, आपके सामान बेचा रिटेलर ने, लैपटॉप बेचा, कंप्यूटर बेचा, वॉशिंग मशीन बेची, उसमें कुछ खराबी आ गई, तो रिटेलर क्या करता है, सेल्स के बाद भी क्या उनको सर्विसेज प्रोवाइड करता है कि उसको काम कैसे करता है, या फिर उसको ट्रेन भी करने की कोशिश करता है। अब इंफॉर्मेशन की अगर बात करो तो रिटेलर जो रहता है वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन क्या प्रोवाइड करता है, गुड्स की, उसकी क्वालिटीज की, उसकी यूज की, नए आगे चलकर उसमें क्या और मॉडिफिकेशन होने वाले, क्या नए प्रोडक्ट आने वाले, उस सभी के बारे में क्या इंफॉर्मेशन क्या देता है। अब टाइप्स ऑफ रिटेलर की अगर मैं बात करूं तो दो तरह के रिटेलर्स है, एक इंटीरियर रिटेलर्स और फिक्स शॉप रिटेलर्स। इंटीरियर रिटेलर्स मतलब क्या होता है कि ऐसे रिटेलर्स जिनकी जो शॉप होती है फिक्स नहीं, तो वो घूम घूम के क्या करते हैं, आपका सामान बेचते हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दें। सबसे पहले हॉकर्स। अब हॉकर्स मतलब क्या होता है, ऐसे इंसान होते हैं जो ठेले पे, ये सबसे पुराना स्टाइल है रिटेलिंग का, जो ठेले पे सामान रख के क्या धक्का मार मार के क्या बेचते हैं और चिल्लाते हैं, वही क्या अपना जाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉकर्स बोलते हैं। पेडलर्स क्या होता है, पेडलर्स जो अपने सर पे बास्केट रख के जो सामान बेचते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेडलर्स बोलते हैं। स्ट्रीट ट्रेडर्स क्या होते हैं, जो आपके रास्ते पे फुटपाथ पे चादर बिछा के या फिर ठेला लगा के जो आपका सामान बेचते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रीट ट्रेडर्स बोलते हैं। फिर उसके बाद चीप जैक्स क्या होते हैं, इनकी जो शॉप होती है वो टेम्पररी होती है। जैसे मेला आपने देखा होगा, तो मेला में क्या होता है कि मेला आया तो उन लोग ने लगाया, फिर उसके बाद मेला गया तो लोग लेके चले, तो चीप जैक्स होते हैं, ये अपने अलग अलग स्पॉट पे अलग अलग जगह के अपनी शॉप क्या लगाते हैं। मार्केट ट्रेडर्स, मार्केट ट्रेडर्स क्या होते हैं, मार्केट ट्रेडर्स आपके अलग अलग दिन आप देखोगे कि हर एक जगह क्या मार्केट लगता है, जैसे हमारे भुजपुर में फ्राइडे मार्केट लगता है, कहीं मंडे मार्केट लगता है, हमारे चित्रालय में मंडे मार्केट लगता है। ठीक है, तो वहां पे क्या किया जाता है, वहां पे जो सामान है, तो ये मार्केट ट्रेडर सिर्फ उसी दिन जाके उस जगह पे क्या सामान बेचते, तो इन्हें हम मार्केट ट्रेडर बोलते हैं। ठीक है, फिक्स शॉप रिटेलर्स क्या होता है, फिक्स शॉप रिटेलर्स एक ऐसे रिटेलर्स होते हैं जिनकी जो शॉप होती है वो फिक्स होती है, वो अलग अलग जगह घूमते नहीं है। ठीक है, तो उसको हम लोग फिक्स शॉप रिटेलर्स बोलते हैं। ठीक है, अब स्मॉल स्केल फिक्स शॉप रिटेलर बोलेंगे जो बड़े स्केल पे आपके बिजनेस नहीं करते, छोटे स्केल पे बिजनेस करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल स्केल फिक्स रिटेलर। अब टाइप देखेंगे, जैसे जनरल स्टोर्स हो गया, जनरल स्टोर्स जैसे हमारी किराना दुकान हो गई, जो बेसिकली रेजिडेंशियल एरिया में रहती है, बहुत वैरायटी ऑफ गुड्स हमें देखने मिल जाता है, आपको छाता, अम्ब्रेला, पेन, फुटवेयर, प्लास्टिक गुड्स, ऐसे बहुत सारी चीजें क्या आपको देखने मिलती है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जनरल स्टोर्स क्या बोलते हैं। अब वहीं पे अगर मैं बात करूं सेकंड हैंड गुड्स शॉप किसको बोलते हैं, ये ऐसा रिटेल शॉप होता है जहां पे जो पुरानी जो चीजें होती है वो खरीदी जाती है, उनको रिपेयर किया जाएगा, उनको रिपेयर करने के बाद उसको क्या बेचा जाता है। क्यों, सेकंड, उसके उसको सेकंड हैंड गुड्स शॉप क्या बोला गया है, जहां पे पुरानी चीजों को क्या करके सही करके बना के क्या उसको मार्केट में बेचा जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका सेकंड हैंड गुड्स शॉप क्या बोलते हैं। अब ऑथोराइज डीलर क्या होता है, ऑथोराइज डीलर जैसे आपने सैमसंग का शॉप देखा होगा, या फिर आपने बाटा का शॉप देखा होगा, आपने जो है इसका शॉप देखा होगा, आपने लेंसकार्ट का देखा होगा, या फिर ओप्पो का देखा होगा, तो ये क्या होता है, ऑथोराइज डीलर्स होते हैं जो सिर्फ क्या करते हैं, अगर ओप्पो का है तो ओप्पो के ही मोबाइल बेचेंगे, ओप्पो के ही डिवाइसेस बेचेंगे, अगर सैमसंग का है तो सैमसंग के ही डिवाइस बेचेंगे, ये किसी और कंपनी के डिवाइसेस क्या बेच नहीं सकते, तो इनको हम लोग ऑथोराइज डीलर्स बोलते हैं। स्पेशलिटी शॉप क्या होता है, स्पेशलिटी शॉप क्या मतलब क्या होता है, जैसे अगर एक आपके टॉय की दुकान है, एक खिलौने की दुकान है, तो उस दुकान में आपको सिर्फ खिलौना ही मिलेगा और उसके अलावा कुछ भी दुकान नहीं मिलेगा, कुछ भी चीजें नहीं मिलेंगी। एक स्टेशनरी है तो उसमें सिर्फ आपको किताबें ही मिलेंगी, किताबों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, तो स्पेशल एक पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए दुकान होती है, उसको हम लोग स्पेशलिटी शॉप बोलते हैं। ठीक है, फिर आप लार्ज स्केल फिक्स रिटेलर्स पे आते हैं, तो लार्ज स्केल फिक्स रिटेलर्स पे जिनका जो बिजनेस होता है वो लार्ज स्केल पे होता है, बड़ा कैपिटल लगता है, क्वालिटी ऑफ गुड्स हमें देखने मिलता है और लार्ज स्केल पे इनका ऑपरेशन होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लार्ज स्केल गुड बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे टाइप से डिपार्टमेंटल स्टोर्स क्या होता है, डिपार्टमेंटल स्टोर जो होता है लार्ज स्केल रिटेल शॉप में, उनमें क्या होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग सेक्शंस होते हैं एक ही रूप में अलग अलग टाइप के गुड्स के लिए, जैसे फूड्स का हो गया, टॉयज का हो गया, ड्रेसेस का हो गया, तो ये सारे गुड्स के लिए क्या अलग अलग क्या डिपार्टमेंट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स बोलते हैं। समझ में आया। अब यहाँ पे आपको डेफिनेशन दिया, आपको ये पहला वाला डेफिनेशन आपको लर्न कर लेना है। अब सबसे पहले शॉपिंग कन्वीनियंस। अब डिपार्टमेंटल स्टोर क्या करता है, आपकी वाइड वेराइटी ऑफ गुड्स क्या करता है, आपका स्टोर करके रखता है, सही बात है।
तो उसमें आपको नए नए अलग अलग तरीके के क्या गुड्स क्या देखने मिलते हैं और आप इजिली क्या कर सकते हो, गुड्स को क्या ग्रैब ऑन क्या कर सकते हो। सेंट्रलाइज मैनेज होता है, हालांकि डिपार्टमेंटल स्टोर्स में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं और इनको चलाने वाला एक सेंट्रल ओन पर्सन होता है, समझ में आ गया, जो उनको पूरा कंट्रोल मैनेज करता है, उसकी एडवर्टाइजिंग का काम, एक्टिविटी का काम, अकाउंटिंग का काम, रिक्रूटमेंट जो होता है स्टाफ को रखने का काम, ये सारे काम क्या परफॉर्म करता है। फिर वाइड वेराइटी ऑफ गुड्स होती है, हमें गुड्स की क्या अलग अलग वैरायटी देखने मिल जाएंगे, टॉयज है तो टॉयज की अलग अलग गुड्स देखने मिल जाएंगे, बाकी सारी चीजों के क्या हमें अलग अलग क्या चीजें क्या देखने क्या मिल जाती है, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं तो स्पेशलाइजेशन, हर एक डिपार्टमेंट में क्या होता है, आपको स्पेशलाइज चीजें देखने मिलेगी, उनकी खुद की क्या स्पेशलिटी होती है, उनके अलग अलग क्या खुद के क्या प्रोडक्ट्स होते हैं, खुद के प्रोडक्ट्स मतलब जैसे टॉयज का है तो आपको टॉयज ही मिलेगा, शैम्पूज का तो वहां पे शैम्पूज ही दिखने, अगर सोप्स है तो वहां पे आपको सोप्स ही देखने मिलेंगे, समझ में आ गया। फिर सेंट्रल लोकेशन, तो यहाँ पे क्या होता है, जो लोकेशन होता है बेसिकली आपका कहां पे होगा, ये सिटी का जो सबसे बिजी वाला एरिया रहेगा वहां पे क्या ये लोकेटेड रहते हैं। अब इसमें बहुत बड़ा कैपिटल लगता है, ज्यादा कैपिटल लगता है, क्योंकि अलग अलग आपके गुड्स रहते हैं, प्लस अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो लैंड एरिया जो चाहिए वो ज्यादा चाहिए रहता है। क्रेडिट फैसिलिटी, यहाँ पे कंज्यूमर्स को उधारी नहीं मिलता, जो भी है रोकड़े में आपको क्या डील करना पड़ता है। सुपरमार्केट शॉप क्या होते हैं, आपके ऐसे शॉप्स होते हैं जो मेनली आपके गुड्स और ग्रोसरी के आइटम्स जो रहते हैं आपको बहुत बड़े पैमाने पे क्या बेचते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे डीमार्ट हो गया, रिलायंस फ्रेश हो गया, ये सारी चीजें। लोकेशन, ये जो सेंट्रल लोकेशन होता है सिटी का, वहां पे रहते हैं, मतलब सेंटर में होते हैं। टाइप्स ऑफ गुड्स, हर प्रोडक्ट जैसे बेकरी प्रोडक्ट्स हो गया, ग्रोसरी हो गया, स्टेशनरी हो गया, कपड़े भी बेचते हैं, ठीक है, ये सारी गुड्स। सेल्फ सर्विस, वहां पे आपको काउंटर्स पे कोई भी बंदा नहीं देखने मिलेगा, आपके डिपार्टमेंट्स पे हर एक सेक्शन के आपको खुद सामान उठाना है, खुद लेके जाना है, जो इन्फॉर्मेशन जो रहेगी वो प्रोडक्ट पे क्या प्रिंट रहेगी उसी को पढ़ के आपको क्या डील करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद रीजनेबल प्राइस, जो प्राइस होता है बाकी सारे जगह के कंपैरिजन में बहुत कम हमें देखने मिलता है प्रोडक्ट का प्राइस, ठीक है। जो कैपिटल होता है वो बहुत ही ज्यादा इन्वेस्ट होता है इसमें। कैश सेल सर्विस, यहाँ पे फैसिलिटी आपकी उधारी की मिलती नहीं है, जो भी पैसा रहेगा वो आपको कैश में क्या देना रहेगा सामान का। अट्रैक्टिव पैकेजिंग, अब कई बार क्या होता है जो लोग होते हैं वो खरीदने कुछ जाते हैं और ले कुछ आते, जो अब क्यों, क्योंकि पैकेजिंग गुड्स की बहुत ज्यादा अच्छी रहती है, जो अट्रैक्टिवनेस होता है पैकेजिंग में, ठीक है। इंपल्सिव बाइंग, हाँ बोलते हैं ना हम खरीदने जाते हैं, शक्कर ले आए हम पूरे महीने का सामान, ये क्यों होता है, ये इस वजह से होता है क्योंकि वहां पे चीजें देखने पे हमें लगता है कि हमें ये भी ले लेना चाहिए, ये भी ले लेना चाहिए, नई नई चीजें ट्राई करने का मन करता है, ठीक है। फिर चेन स्टोर्स, चेन स्टोर्स मतलब क्या होता है, ऐसी दुकानें जिनका आउटलेट पूरा सेम होगा, बोर्ड का कलर, एम्प्लॉइज के जो यूनिफॉर्म्स होंगे, जो अंदर का इंटीरियर होगा, सब कुछ सेम होगा, उसमें कुछ भी चेंजेस हमें देखने नहीं मिलेगा। जैसे डोमिनोज एक आपका चेन स्टोर है, बाटा के फुटवेयर के स्टोर्स ये आपके चेन स्टोर्स है, रेमंड के स्टोर्स, ये से आप बोर्ड से देख लो, आपका इंटीरियर ले लो, सब कुछ क्या सेम रहेगा, आपको कुछ भी चेंज देखने मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, समझ में आ गया। अब देखो लो एंड यूनिफॉर्म प्राइस, सबसे पहली चीज यहाँ पे आपको अगर एक दुकान में बाटा के शूज फॉर एग्जांपल स्पार्क्स के सैंडल 700 का मिल रहा है, तो आप जितने भी शॉप्स में जाओगे तो वहां पे आपको 700 का ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि ये वाले जगह पे आपको ज्यादा मिलेगा, ये वाले जगह पे आपको कम मिलेगा, क्यों, क्योंकि सारे जो गुड्स होते हैं आपके चेन स्टोर्स में वो कहां से सप्लाई होते हैं, आपके हेड ऑफिस से सप्लाई होते हैं, इस वजह से, ठीक है। यूनिफॉर्मिटी, कलर हो गया, डिस्प्ले हो गया, आपका इंटीरियर हो गया, सारी चीजें क्या होंगी, सेम होगी, कुछ भी चेंजेस नहीं रहेगा। लिमिटेड रेंज ऑफ गुड्स, अब यहाँ पे क्या होगा, लिमिटेड रेंज होंगे, मतलब जैसे बाटा का चेन स्टोर है तो बाटा जो कंपनी जो प्रोड्यूस करती है वही आपको गुड्स मिलेंगे, बाकी किसी और ब्रांड के, बाकी किसी और प्रोडक्ट के सेगमेंट में आपको चीजें देखने में नहीं मिलती है। लार्ज इन्वेस्टमेंट, भैया दुकान खोल रहे, सब कुछ सेम है, तो पैसा भी बहुत अच्छा खासा लगता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू द ब्रांचेस, अब चेन स्टोर क्या करते हैं, आपका जो लार्ज स्केल में क्या प्रोड्यूसर से सामान खरीदते हैं और फिर अपने जो ब्रांचेस है उसमें क्या सामान क्या देते हैं, ठीक है। कैश उधारी वाला काम यहाँ पे चलता नहीं है। गुड्स जो होते हैं वो क्या क्वालिटी वाले गुड्स हमें क्या यहाँ पे क्या देखने मिलते हैं, ठीक है। वन प्राइस शॉप, अब ये ऐसी जगह होती है जहां पे आपको छोटे छोटे जो सामान होंगे सब आपको एक ही प्राइस में मिलेगा। 49 का तो 49 में मिलेगा, 99 है तो 99 में मिलेगा, 199 है तो 199 में ही आपको क्या सामान मिलेगा, समझ में आ गया। यूनिफॉर्म प्राइस मतलब यहाँ पे क्या होता है, प्राइस जो हमेशा सबका चीज सब चीज का सेम होता है, यहाँ पे कोई भी भावतोल होता नहीं है। फिर लो प्राइस, यूजुअली जो प्राइस होते हैं गुड्स के वो क्या होते हैं, कम होते हैं और आपके रीजनेबल होते हैं। फिर क्या आपका वैरायटी ऑफ गुड्स हमें देखने मिल जाता है, अलग अलग तरह के गुड्स हमें देखने मिलेंगे, जैसे स्टेशनरी हो गया, टॉयज हो गया, फन गेम्स हो गया, ऐसी कई सारी चीजें हमें क्या देखने मिलती है। लोकेशन क्या रहेगा, ये आपके बस स्टॉप के नजदीक, रेलवे स्टेशन के नजदीक, या फिर अगर मैं बात करूं आपके कभी कभी सेंट्रल जो लोकेशन होता है सिटी का, वहां पे भी क्या लोकेटेड रहता है। कैश है, यहाँ पे उधारी वाला काम नहीं है, सेल्स जो होता है कैश में होता है, कैपिटल जो रहता है बाकी चीजों के कंपैरिजन में क्या कम लगता है, ठीक है। अब मॉल की अगर मैं बात करूं तो मॉल हमने ऑलरेडी देखा, मॉल क्या होता है,
मॉल एक ऐसी जगह होती है जहां पे क्या बहुत सारी जो चीजें एक साथ होती है, वहीं पे आपको रेस्टोरेंट भी दिखने मिलेगा, आपको पीवीआर थिएटर्स भी देखने मिल जाएंगे, आपको डोमिनोज भी देखने मिल जाएगा, आपको प्लेइंग एक्टिविटी एरिया भी देखने मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारी चीजें आपको क्या एक ही जगह पे देखने में जब मिलती है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका मॉल्स क्या बोलते हैं, जैसे फोनिक्स मॉल हो गया, फिर इसके बाद इन ऑर्बिट मॉल हो गया, ये आपके क्या बड़े बड़े मॉल्स है। अब यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड की अगर मैं बात करूं तो इंटरनेशनल ट्रेड होता क्या, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब इसमें क्या है, आपके दो तरीके है, एक्सपोर्ट ट्रेड और इंपोर्ट ट्रेड। अब यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो ये आपके प्रोसीजर्स कभी भी एग्जाम में पूछे नहीं गए, लेकिन फिर भी आप करके रख लो, बाई चांस कभी पूछ रहा तो वाट नहीं लगनी चाहिए हमें, समझ में आ गया। एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है, जब हम हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री में हम सामान बेचते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट। तो इसका प्रोसीजर क्या है, देखो सबसे पहले प्रीलिमिनरी स्टेज क्या होता है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है हमें, ठीक है। फिर उसके बाद क्या, कहां पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा हमें, ये तीन जो डिपार्टमेंट्स है इनमें क्या करना पड़ेगा, अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा अथॉरिटीज में। साथ ही साथ हमारा एक एजेंट हमें अपॉइंट करना पड़ेगा जो हमें फॉरेन कंट्रीज से क्या ऑर्डर्स क्या डिलीवर करेगा, या फिर हम हमारे खुद के ऑफिस वहां फॉरेन कंट्री में क्या खोल सकते हैं। फिर शिपमेंट से पहले क्या करना पड़ेगा, आरओसी रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर, जो हमें ऑर्डर आया है वो हमें पहले क्या वेरीफाई करना पड़ेगा, कंफर्म करना पड़ेगा कि भाई ऑर्डर है कि नहीं है, ठीक है। फिर लेटर ऑफ क्रेडिट, अब एक्सपोर्टर क्या करता है, इंपोर्टर से जो सामान खरीद रहा है उससे बोलता है कि उसके लेटर ऑफ क्रेडिट क्या करे, इश्यू करे उसके फेवर में, ताकि जो इंपोर्टर का जो बैंक है वो उसका जो फॉरेन एक्सचेंज है वो क्या क्लियर कर सके बिना किसी भी रेस्ट्रिक्शन से, ठीक है। प्री शिपमेंट फाइनेंस, अब एक्सपोर्टर जो रहता है वो आपने बैंकर से क्या कुछ पैसे जो लेता है, आपने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या फुलफिल करने के लिए कुछ पैसे क्या लोन की तरह क्या लेता है, शॉर्ट टर्म लोन की तरह, ठीक है। फिर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, फिर गुड्स क्या वो प्रोड्यूस करता है बायर की नीड के हिसाब से, उसकी जरूरत के हिसाब से, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेगा, गुड्स को पैक करेगा कि वो ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे खराब ना हो, जो क्वालिटी है वो मेंटेन है, और साथ ही साथ गुड्स जो है वो अच्छा खासा क्या गुड्स का प्रमोशन हो। फिर क्या करवाएगा, ईसीजीसी, एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन। अब जो एक्सपोर्टर होता है वो क्या कर सकता है, वो कवर क्या अपना ले सकता है, ताकि जो उसका गुड्स है, जो अगर गुड्स है वो आप भेज आए तो बाई चांस हो सकता है कि भेजने के बाद उसको पैसे ना मिले, तो ईसीजीसी के थ्रू जो उसको कुछ भी लॉस नहीं होगा, उसको जो 90% उसके लॉस का उतना पैसा क्या वापस आ सकता है। प्लस फिर उसको जो जीएसटी की जो फॉर्मेलिटीज है वो भी क्या पूरी क्या करनी पड़ेगी। मरण इंश्योरेंस लेके रखेगा, ताकि जब वो गुड्स भेज रहा है तो अगर फॉर एग्जांपल कुछ खराब हो गया या फिर कुछ चीजें गलत हो गई गुड्स के साथ, क्वालिटी खराब हो गया, तो वहां पे उसको मराइन इंश्योरेंस के थ्रू उसका जो लॉस है उसको क्या भर के क्या मिलेगा, इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा। क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, अब एक्सपोर्ट ट्रेड में C&F एजेंट्स होते हैं, जो कस्टम हाउस एजेंट होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, आपके गुड्स को आगे पहुंचाने का क्या होते हैं, जिम्मेदार क्या होते हैं। अब शिपमेंट स्टेज होता है, शिपमेंट मतलब क्या, जब सामान क्या भेजा जाता है। अब प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट, सबसे पहले सारे डॉक्यूमेंट्स क्या हो जाएंगे, चेक किया जाएगा। एक्सपोर्टर जो होता है शिपिंग बिल और अपने जो सारे डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई करवा लेगा आपके कस्टम हाउस में, गुड्स का एग्जामिन कर लेगा। C&F एजेंट जो रहेगा वो चेकआउट कर लेगा कि गुड्स कुछ गलत चीज तो नहीं है, इलीगल चीज तो नहीं है, आपके पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी के हिसाब से, ठीक है। फिर उसको डॉकयार्ड में जाएगा, फिर गुड्स क्या होंगे आपके एग्जामिन करने के बाद सारे जो होंगे वो लोड होंगे, ठीक है। कस्टम एग्जामिनर होने के बाद वो लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर क्या लेट एक्सपोर्ट करके एक ऑर्डर इशू करेगा। फिर जो C&F एजेंट क्या लेट शिप ऑर्डर क्या कस्टम प्रिवेंटिव आपके ऑफिसर को देगा। फिर जो गुड्स होंगे वो शिप में क्या होंगे, लोड होंगे। समझ में आ गया। अब पोस्ट शिपमेंट स्टेज होगा, शिपमेंट एडवाइस, जो एक्सपोर्टर होगा वो शिपमेंट एडवाइस क्या इंपोर्टर को भेजेगा और इन्फॉर्म करेगा कि गुड्स जो है डिस्पैच कर दिए गए, और उसकी जो पैकेजिंग लिस्ट है, कमर्शियल इनवॉइस है, प्लस जो नॉन नेगोशिएबल कॉपी है आपके लोडिंग का वो भी क्या भेजेगा एडवाइस लेटर के साथ। डॉक्यूमेंट सारे प्रेजेंट करेगा, सारे जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो उसको बैंक के साथ नेगोशिएट करने के या फिर रियलाइजेशन करने के लिए एक्सपोर्ट का जो जरूरत रहेगा वो सारी चीजें देगा। अब फिर एक्सपोर्ट इंसेंटिव, जो एक्सपोर्टर रहेगा वो अरेंजमेंट करेगा कि जो इंसेंटिव है कंसर्न अथॉरिटीज को, यानी जैसे फॉर एग्जांपल इंसेंटिव में जैसे ड्यूटी ड्रॉबैक्स हो गए, रिफंड हो गया जीएसटी का, अगर पे किया तो उसको वो वापस ले, फॉलोअप लेगा कि सामान उसका पहुंचा कि नहीं पहुंचा, और सारी और इस तरह से क्या होगा उसका एक्सपोर्ट रेट क्या कंप्लीट होगा। ठीक है, सेम चीज अब इंपोर्ट ट्रेड में। इंपोर्ट ट्रेड में कब होता है, जब हम दूसरे देश से अपने देश में सामान मंगाते हैं, उसको हम लोग इंपोर्ट ट्रेड बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी भी कुछ एक्टिविटीज है, रजिस्ट्रेशन, नेगोशिएशन, सेम चीज है, कुछ डिफरेंस नहीं है। देखो इसको करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन, फिर नेगोशिएशन करेगा कि सामान कितने का आएगा, कितने गुड्स आएंगे, कब तक मेरे पास पहुंच जाएगा, उधारी अगर मेरे को दे रहे हो तो कितने टाइम तक का दोगे, ये सारी चीजें क्या वो करेगा, आपका क्या काउंट आउट करेगा। ठीक है, प्री इंपोर्ट स्टेज क्या होता है, कोटा सर्टिफिकेट। ठीक है, अब कुछ जो आइटम्स रहेंगे वो कोटा रिस्ट्रिक्शन होंगे, जो इंपोर्टर को क्या करना पड़ेगा, ऑब्टेन करना पड़ेगा कोटा सर्टिफिकेट, किससे, गवर्नमेंट अथॉरिटी से।
फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं फॉरेन एक्सचेंज क्लियरेंस, अब यहाँ पे आप इसको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्टर को फॉरेन एक्सचेंज क्लियरेंस आपके आरबीआई से क्या ऑब्टेन करना पड़ेगा। इंपोर्टर जो होगा वो अपना एप्लीकेशन क्या करेगा, सबमिट करेगा किसके, किस पे, बैंक के थ्रू। अब ऑर्डर प्लेसमेंट, अब वो क्या करेगा, अपना जो ऑर्डर होगा वो क्या प्लेस करेगा किसको, आफ्टर जब फॉरेन एक्सचेंज क्लियरेंस उसको आरबीआई से मिल जाएगा तो इंपोर्टर जो रहेगा वो अपना जो ऑर्डर होगा एक्सपोर्टर को क्या देगा, ठीक है, जिस ऑर्डर को हम क्या बोलते हैं, इंडेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंडेंट। तो इंपोर्टर क्या करेगा, नेगोशिएट करेगा टर्म्स एंड कंडीशन पे और इंपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट और ऑर्डर क्या प्लेस करेगा। फिर लेटर ऑफ क्रेडिट क्या वो इश्यू करेगा, जैसा मैंने आपको बताया। फिर क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, जो अब इंपोर्टर को क्या करना पड़ेगा, C&F एजेंट क्या अपॉइंट करना पड़ेगा, ताकि जो कस्टम फॉर्मेलिटीज है, डॉक्यूमेंटेशन वर्क है, वो सब देखी जा सके आपके इंपोर्ट के टाइम पे। शिपमेंट एडवाइस, अब शिपमेंट एडवाइस क्या एनेबल किया जाता है इंपोर्टर को, ताकि जो नेसेसरी आपके अरेंजमेंट है कस्टम क्लियरेंस के बनाने के लिए या फिर गुड्स को अनलोड करने के लिए, तो वो सारी चीजों के बारे में क्या गाइड करेगा। इंपॉर्टेंट स्टेज क्या रहेगा, रिसिप्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। आप यहाँ पे एक्सपोर्टर जो रहेगा इंपोर्टर को रिसिप्ट दे जाएगा, जैसे बिल ऑफ लाडिंग हो गया, पैकेजिंग लिस्ट हो गया, कमर्शियल इनवॉइस, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, सर्टिफाइड इंस्पेक्शन, ये सारी चीजें। बिल ऑफ एंट्री, C&F एजेंट रहेगा, बिल ऑफ एंट्री रहेगा, जहां जो कस्टम क्लियरेंस के लिए वो क्या प्रिपेयर करके रखेगा। जो बिल ऑफ एंट्री क्या देता है, डिटेल देता है कि कितने पैकेजेस है, गुड्स की क्वालिटी क्या है, प्राइस क्या है, ये सारी चीजों के बारे में। डिलीवरी ऑर्डर, C&F ऑब्जेक्ट जो एजेंट होगा वो क्या करेगा, शिपिंग कंपनी से आपने ये लेगा, क्या बोलते हैं, अपना डिलीवरी ऑर्डर लेगा पेमेंट के लिए, ठीक है। डिलीवरी ऑर्डर हेल्प करेगा क्या, गुड्स को अनलोड करने के लिए आपके डॉकयार्ड से, ठीक है। कस्टम क्लियरेंस, फिर सारे जो डॉक्यूमेंट सर्टिफाइड जो होंगे वो वेरीफाई होंगे कस्टम अथॉरिटी के बाद। फिर उसके बाद जब क्लियर हो जाएगा तो यहाँ पे गुड्स तो आपको कस्टम क्लियरेंस क्या मिल जाएगी। पोर्ट ड्यूज, जो C&F एजेंट रहेगा जो भी पोर्ट के जो चार्जेस होंगे वो पे करेगा। फिर कस्टम ड्यूटी, जो भी कस्टम C&F एजेंट को क्या रहेगा, जो कस्टम अथॉरिटीज को जो भी गुड्स इंपोर्ट करने का जो चार्जेस होगा वो क्या पे करेगा। फिर इंश्योरेंस प्रीमियम जो होगा वो इंश्योरेंस प्रीमियम क्या वो क्या भरेगा FOB के कॉन्ट्रैक्ट के तहत। फिर पेमेंट ऑफ फ्राइट, जो इंपोर्टर रहेगा वो क्या करेगा, पेमेंट करेगा फ्राइट अंडर शिपिंग कॉन्ट्रैक्ट। एक्सपोर्टर्स पेमेंट, अब वो जो सामान है उसका भी क्या करेगा, वो पेमेंट करेगा। समझ में आ गया, इतनी चीजें क्लियर है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो फॉलो अप लेगा कि जो सामान इंपोर्टर नीड्स टू टेक फॉलो इन रिस्पेक्ट ऑफ इंपोर्टर गुड, इफ देयर आर एनी डिस्पेंसेस इंपोर्टर शुड इन्फॉर्म द एक्सपोर्टर कि इसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं, गुड्स में कुछ खराब तो नहीं, ये सारी चीजों के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन लेगा, ठीक है। अब एंट्री पोर्ट ट्रेड क्या होता है, जब हम क्या करते हैं किसी और देश से सामान हमारी कंट्री में मंगाते यानी इंपोर्ट करते हैं और उसी सामान को हम जब दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं तो उस ट्रेड को हम लोग क्या बोलते हैं, एंट्री पोर्ट ट्रेड क्या बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट मैंने आधे घंटे में आपको जो पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट कर दिया। प्रोसीजर्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं, आपको एग्जाम में इतनी जल्दी पूछे नहीं जाते, रेयर केस में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप अगर नहीं भी करते तो भी चलेगा, लेकिन अगर कर लोगे तो अच्छी बात है, रिस्क नहीं लेना होगा तो, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ज्यादातर पूछा नहीं जाता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको चीज समझिए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों शेयर, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लेकर आ सके आपके अपने प्रतियोगी कॉमर्स